फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन इंजीनियरिंग नोट्सिंग। इस लेक्चर में हम बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर फोर्स का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग स्ट्रेस। हम इससे पहले वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ बेंडिंग पढ़ा, किसी बीम में बेंडिंग पढ़ने पे क्या स्ट्रेसेस क्या डिफॉर्मेशन होता है वो देखा। तो जिस बीम में सिर्फ बेंडिंग मूवमेंट एक्ट हो, शियर फोर्स एक्ट ना हो, उसे हम बोलते हैं प्योर बेंडिंग बोलते हैं, और प्योर बीम भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो वो जो स्ट्रेस उसके बेंडिंग मूवमेंट के थ्रू जो स्ट्रेस आपके बीम में बन रहा है, वो स्ट्रेस को कैसे एक्सप्रेस करें वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सिंपल। हम एक बीम लेते हैं, हमने एक बीम लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सिस ऑफ द बीम। एक्सिस ऑफ बीम हो गया। हमने दो प्लेट कंसीडर किया, दैट इज ए बी सी और डी। ये दोनों प्लेट का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी एक्स। या फिर बोल सकते हो आपने एक सेक्शन कंसीडर किया डी एक्स लेंथ पे। ठीक है, अब क्या किया हमने, एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करना है। ठीक है, डेट इज, और आप कह सकते हो कंसीडर ए लेयर। ठीक है, हमने एक लेयर कंसीडर किया जो कि न्यूट्रल एक्सिस से डाउन पे है या फिर न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस, ये जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ बीम और न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज एन एन। ठीक है, इससे जो हमने एक लेयर कंसीडर किया, वहाँ पे हम बताएंगे स्ट्रेस क्या है। ठीक है, तभी तो समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई चेंजेस होगा ही, न्यूट्रल एक्सिस पे तो कोई चेंजेस ही नहीं होता है। आप कोई भी बेंडिंग, कोई भी इस पर लोड एक्ट कर लो, न्यूट्रल एक्सिस पे कभी चेंजेस नहीं। जो चेंजेस होता है लेयर के अप या लेयर के डाउन। लेयर के अप कैसा होता है, दैट इज कॉम्प्रेसिव नेचर। लेयर के डाउन दैट इज टेंसाइल नेचर। वो डिपेंड करता है आप लोड कैसा लगा रहे हो। ठीक है, तो हमने एक लेयर कंसीडर किया जो कि न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे है। अब वहाँ पे हम कंसीडर करेंगे स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे क्या होगा। अब क्या, जब आप इस पे बेंडिंग या फिर लोड एक्ट कर रहे हो, हमने यहाँ पे लोड एक्ट किया, जब आप इस पे लोड एक्ट करोगे तो आपका ये जो बीम कुछ ऐसा डिफॉर्म हो जाएगा। आपका बीम ऐसा डिफॉर्म हो जाएगा। ये आपका हो गया न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस। ये आपका जो ए बी है, ये डिफॉर्म होके ए डैश बी डैश हो गया। ठीक है, और आपका ये जो सी है, सी डी था ये लेयर, सी डैश डी एस इलोंगेट हो गया, ये बी डैश डी डैश इलोंगेट हो गया, और ए डैश सी डैश आपका कॉम्प्रेस्ड हो गया। ठीक है, और ये हमारा जो लेयर है, इस पर भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो ये लेयर हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस से वाइड डिस्टेंस पे है वो भी डिफॉर्म हो गया। हम नेमिंग कर देते हैं, ये लेयर हमारा ई एफ था, ना ये हो गया अब ई डैश एफ डैश। ठीक है, तो ये जब डिफॉर्म हुआ, जब ये बीम हमारा डिफॉर्म हुआ, तो ये इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, और सेंटर बनेगा वो हमारा बनेगा कुछ ऐसे। कितने एंगल पे हमारा हुआ, दैट इज थीटा एंगल पे डिफॉर्म हुआ। हम इस पॉइंट को ओ नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, तो जो सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस कितना हुआ हमारा, दैट इज आर। क्योंकि ये आर रेडियस पे ही तो ये बेंड हो रहा है, थीटा एंगल पे बेंड हुआ, तो ये सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना होगा न्यूट्रल एक्सिस का, दैट इज आर नॉर्मल। ठीक है, नाउ अब फाइंड करते हैं। तो ओरिजिनल लेंथ ऑफ लेयर, जो आपने लेयर कंसीडर किया है ई एफ, उसका ओरिजिनल लेंथ कितना था, डेट इज डी एक्स के बराबर। तो हम इसे बोल सकते हैं डेल एक्स, एक्चुअली डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। ओके, ऑल्सो लेंथ ऑफ न्यूट्रल लेयर का लेंथ कितना हो जाएगा, डेट इज सेम डी एक्स। ये जो हमने सेक्शन कंसीडर किया उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका भी डी एक्स हो जाएगा। आफ्टर बेंडिंग, जब बेंडिंग हुआ, बेंडिंग होने के बाद जो आपका एन था, न्यूट्रल लेयर यहाँ एन था, जब बेंडिंग हुआ तो ये एन डैश में चेंजेस हो गया।
दैट इज एन डैश में चेंज हो गया, तो इसका लेंथ क्या हो गया dx। क्यों हमने लिखा, क्योंकि थ्योरी ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस में हमने पढ़ा कि न्यूट्रल एक्सिस पे कोई भी डिफेक्ट नहीं होता, इसलिए जो एन हमारा पहले था दैट इज आप एन यहाँ आप नोट कर लो, ठीक है। इस सेक्शन पे जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस का लेंथ था दैट इज dx, डिफॉर्म होने के बाद भी उसका लेंथ उतना ही है dx, ओके। तो ये तो हम बात कर लिए न्यूट्रल एक्सिस की। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो लेयर पे क्या डिफॉर्म्ड हुआ, ठीक है। नाउ उससे पहले, नाउ इन फिगर दैट इज फिगर बी, दैट इज फिगर ए, ओके। इन फिगर बी एन डैश को आप क्या लिख सकते हैं, एन डैश को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, ये कुछ ऐसा है एन डैश ये कितना है ओ, तो ये आपका आर है, तो ये भी आपका यहाँ तक आर होगा, डेट इज आर ये है, तो ये हमारा एन डैश कितना होगा, क्या होगा, और ये थीटा एंगल पे डेट इज आर इंटू थीटा होता है ना भाई, कितना हो जाएगा आर इंटू थीटा, ओके। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा एंगल बनेगा वो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो यहाँ पे ये आर्क हो गया और ये रेडियस हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एन जो था दैट इज आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। एंड जो आपका आफ्टर डिफॉर्मेशन लेयर ई डैश एफ डैश, पहले तो लेयर आपका ई एफ था, ई डैश एफ डैश क्या हो जाएगा हमारा, ई डैश एफ डैश हो जाएगा दैट इज आर प्लस वाई इंटू थीटा। ये कहाँ से आया, सेम यही कॉन्सेप्ट, ये जो है हमारा ये आर्क है, ये हमारा रेडियस और ये हमारा थीटा, कैसे आप देखो यहाँ पे आर प्लस वाई, अब हम पहले इस आर्क की बात कर रहे थे, ठीक है, अब हम ओ ई डैश एफ डैश की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा ई डैश एफ डैश कितना हो गया, दैट इज रेडियस, टोटल रेडियस अपॉन एंगल, तो टोटल रेडियस आर प्लस वाई इंटू थीटा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ई डैश एफ डैश जो कि हमारा एन डैश की इक्वल है, और एन हमारा क्या है dx है, हम ये जानते हैं, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं देयरफॉर dx इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, लिख सकते हैं। अगर हमारा एन डैश के इक्वल है इज इक्वल टू dx लेंथ पे है, और हमारा एन डैश आर इंटू थीटा है, देयरफॉर dx इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, लिख सकते हैं, हो गया। नाउ increase in the length of the layer EF, पहले EF था फिर E डैश F डैश हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ लेयर EF में दैट इज E डैश F डैश जितना इंक्रीज हुआ माइनस EF, तो हमें निकल आएगा कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है, हमने टोटल में से जितना पहले था उसको माइनस कर दिया, तो हमारा जितना डिफॉर्म हुआ है वो निकल आएगा। ई डैश एफ डैश हमने यहाँ पे देखा ये है आर इंटू वाई, सॉरी आर प्लस वाई इंटू थीटा माइनस ई एफ हमारा कितना है, दैट इज हमने यहाँ ई एफ निकाला था, ई एफ हमारा कितना होगा, यहाँ पे हमने क्या लिखा है ओरिजिनल लेंथ ऑफ लेयर, दैट इज ई एफ का dx के इक्वल है, ई एफ हमारा dx के इक्वल हुआ, देयरफॉर और न्यूट्रल एक्सिस भी dx इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ई एफ इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू एन डैश dx के इक्वल है, देयरफॉर r इंटू थीटा, ये लिख सकते हैं ई एफ इज इक्वल टू dx
और डी एक्स इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, डी एक्स इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, इसलिए हमने यहाँ पे आर इंटू थीटा लिख दिया। ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका वाई इंटू थीटा, ये आपका चेंज इन लेंथ आ गया। आप इसे बोल सकते हो चेंज इन लेंथ, ये आपका आ गया चेंज इन लेंथ। ओके, जो चेंजेस हुआ डिफॉर्मेशन होने लेयर पे, जो चेंजेस हुआ पहले जितना लेंथ था बाद में जितना लेंथ हो गया, दोनों के बीच में जो चेंजेस हुआ हमारा हो गया वाई इंटू थीटा। ओके, नाउ चेंज इन लेंथ हमने निकाल लिया। चेंज इन लेंथ हो रहा है, बेंडिंग मूवमेंट एक्ट हो रहा है, उससे स्ट्रेस बन रहा है, तो सबसे पहले हम स्ट्रेन निकाल लें। दैट इज स्ट्रेन क्या होगा हमारा, स्ट्रेन इन द लेयर ई एफ इज इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि आप जानते हो स्ट्रेन दैट इज स्ट्रेन इज इक्वल टू डी एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन इज इक्वल टू डी एल अपॉन एल। ठीक है, देयरफॉर अब आप इंक्रीज इन लेंथ कितना इंक्रीज हुआ है हमारा आया है यहाँ पे चेंज इन लेंथ, और डेट इज इंक्रीज इन लेंथ, दैट इज वाई इंटू थीटा, तो हम यहाँ पुट करते हैं वाई इंटू थीटा अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितना था ई एफ का, जो अपना बीम है ई एफ, ओरिजिनल लेंथ कितना था डी एक्स, और डी एक्स को हमने यहाँ पे माना है डी एक्स इक्वल टू आर इंटू थीटा माना क्या वो हमारा आया है, तो हम इसे लिख सकते हैं ओरिजिनल लेंथ हमारा जो था दैट इज आर इंटू थीटा, थीटा थीटा कैंसिल वाई अपॉन आर, ये हमारा आ गया स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन आ गया। नाउ स्ट्रेन वेरिएशन कैसे हो रहा है, आप ध्यान दो, ई इज इक्वल टू वाई अपॉन आर आया, दैट इज स्ट्रेन को ई से डिनोट करते हैं, और वाई अपॉन आर आ गया। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मीन्स अगर आपका रेडियस बढ़ेगा तो ई कम होगा। ठीक है, और या फिर आप बोल सकते हो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, मीन्स लेयर का डिस्टेंस जो आपने ये लेयर बना यहाँ रखा है, ये ई एफ लेयर का डिस्टेंस जितना आप न्यूट्रल एक्सिस से बाहर की ओर या जितना न्यूट्रल एक्सिस से दूर करोगे उतना स्ट्रेन ज़्यादा होगा। तो स्ट्रेन स्ट्रेस का डायग्राम कैसा बन सकता है, ये कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका हो गया वाई लेंथ, जितना आप न्यूट्रल एक्सिस से लेयर का डिस्टेंस बढ़ाओगे डेट इज वाई, जितना बढ़ाओगे वाई उतना वो स्ट्रेन बढ़ेगा। यहाँ कॉम्प्रेसिव डेट इज टेंसाइल, उतना स्ट्रेन उसमें ज़्यादा होगा क्योंकि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है। वाई क्या है, डिस्टेंस ऑफ लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ओके, नाउ स्ट्रेन तो हमने निकाल लिया, अब स्ट्रेस निकालते हैं। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला अब क्या होता है, दैट इज़ प्रेशर अपॉन एरिया और लोड अपॉन एरिया, लेकिन हमें इसे यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन में क्या वेरिएशन आया, तो हम इसे ये लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लिख सकते हैं ई क्या है हमारा, दैट इज़ यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेस को हमें वैसे ही रहने देते, स्ट्रेस चेक करना है, स्ट्रेस निकालना है, तो स्ट्रेस ऐसे ही रही है, हमारा स्ट्रेन कितना आया है दैट इज़ वाई अपॉन आर, वाई अपॉन आर। ठीक है, तो स्ट्रेस हमारा कितना हो जाएगा, ई इधर चला जाएगा तो ई इंटू वाई अपॉन आर हो जाएगा, ई इंटू वाई अपॉन आर, ये हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला निकल। ये बीम में जो आपका लोड लग रहा है, इस लोड के कारण जो स्ट्रेस बन रहा है बीम में वो हमारा होगा डेट इज सिग्मा इज इक्वल टू ई यंग्स मॉडुलस वाई अपॉन आर, ये हमारा बीम में स्ट्रेस बन रहा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो स्ट्रेस ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स वाई क्या है, डिस्टेंस ऑफ लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो इसका भी डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, मीन्स ये सेंटर पे वाई का जितना वाई बढ़ेगा, जितना आपका डिस्टेंस ऑफ लेयर इंक्रीज करेगा उतना स्ट्रेन ज़्यादा होता जाएगा।
सॉरी स्ट्रेस, यहाँ पे हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे थे दैट इज स्ट्रेन की। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेस कैलकुलेट हो गया बीम में। नाउ नेक्स्ट है न्यूट्रल एक्सिस एंड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है।